नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पुराने एजेंडे पर वापस लौट गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि या तो वो सरकार बचा सकते हैं या फिर अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। इसलिए जो पिछले 2.5 सालों से उनका सेकुलरिज्म का एजेंडा चल रहा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो सीएम की कुर्सी पर बैठे थे और एनसीपी कांग्रेस दोनों इसी प्रोग्राम के तहत उन्हें सहयोग कर रही थी, पार्टी सरकार में शामिल हो गई थी। अब वो सारा का सारा एजेंडा खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने मान लिया कि अगर कुर्सी बचाने के लिए इसी तरह का समझौता किया जाता रहा तो अगले चुनाव में शिवसेना का सुपड़ा साफ होने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए अब उद्धव ठाकरे इस बात का कंपटीशन करने में लगे हैं कि भाजपा बड़ा हिंदुत्ववादी है या फिर शिवसेना बड़ा हिंदुत्ववादी है। यानी कि कट्टर हिंदुत्व का कंपटीशन महाराष्ट्र के अंदर चलने लगा है। और जब हिंदुत्व के कंपटीशन में एनसीपी और कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी शामिल हो जाए तो फिर कांग्रेस और एनसीपी किसी भी स्तर पर उस पार्टी को ज्यादा दिन तक सहयोग नहीं कर सकती है। और यही महाराष्ट्र में होने लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 2-3 ऐसी बातें कर दी है जिससे एनसीपी और कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है और दोनों पार्टियों के भीतर मंथन चल रहा है इस बात को लेके कि अब सरकार में शामिल रहा जाए या न रहा जाए। पिछले दिनों जो हनुमान चालीसा, अजान और लाउड स्पीकर ये मामला चला, वो इतना ज्यादा हंगामा वाला मामला हो गया जिससे उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं। पहले तो राज ठाकरे ने किया और उसके बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने यह अनाउंस किया कि मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मामला इतना हंगामेदार हो गया कि शिवसेना सड़क पर उतर गई और उसके बाद उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में उनके खिलाफ ये फैसला लिया कि एफआईआर दर्ज करवाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। इसके पीछे रीजन एक ही था कि उद्धव ठाकरे को दिखाना था महाराष्ट्र में कि अभी भी वो पावरफुल है और वो धमकियों से नहीं डर सकते, और उसमें भी हिंदुत्व के मामले में जिसके आधार पर शिवसेना खड़ी है। और इसके बाद जो आगे उनके किचन कैबिनेट के लोग यानी शिवसेना के जो कुछ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, उसके बाद ये फैसला लिया कि अब इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला जो किया है वो भी किसी मुद्दे को लेकर नहीं किया बल्कि हिंदुत्व को लेकर किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का बात करती है, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में वो चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थी और शिवसेना के लोग अयोध्या पहुंचे हुए थे। यानी ये वही बात कर रहे हैं जो बाल ठाकरे ने कभी कही थी। बाल ठाकरे ने हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बात नहीं कही थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि शिवसेना का हाथ है कि नहीं बाबरी मस्जिद को ढहाने में, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि शिवसेना का हाथ नहीं, पूरा शरीर है। यानी अगर शिव सैनिक अयोध्या जाकर कार सेवक बनकर राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाए हैं तो उन लोगों को धन्यवाद भी उन्होंने किया था और उनका स्वागत भी महाराष्ट्र में किया था। यानी अब उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के उसी बात को याद दिला रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस और दूसरी जो सेकुलर पार्टियां थी वो बाल ठाकरे से नफरत करने लगी थी। वो नफरत का दिखावा भी करते थे क्योंकि मुस्लिम वोट उससे न खिसक जाए। और फिर उद्धव ठाकरे ने वही बात दोहराई है। पहला तो यही रहा कि बाबरी मस्जिद का जैसे ही नाम आता है हिंदुस्तान में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिसके कारण अभी भी मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा अभी भी रहा है। और उत्तर प्रदेश में जय श्री राम के नारों के साथ ही चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने
राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उठाया था और उससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन उस मुद्दे से कांग्रेस या फिर दूसरी जो सेकुलर जमात की पार्टियां हैं उसे परेशानी होती है। अगर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मामला आएगा तो समाजवादी पार्टी को ही वैसी ही परेशानी होगी, कांग्रेस को वैसी ही परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें किसी न किसी स्तर पर मुसलमानों का वोट लेना होता है और वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोलेंगे ही। और वही स्थिति अब महाराष्ट्र में हो गई है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि बाबरी मस्जिद के समय में शिवसेना की बड़ी भूमिका रही थी और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना है कि क्या वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार में रहेगी जो बाबरी मस्जिद ढहाने की बात फिर से कर रहा है और जो कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा पर लौटने की बात कर रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस दिल्ली में कई कमेटियों के साथ बैठकें हो रही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस सुधार कार्यक्रम में लगे हुए हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके सहयोग में लगे हैं, उनके ब्लूप्रिंट और रोड मैप पर काम चल रहा है। तो ऐसे में इस मामले को देखना उनके लिए जरूरी हो जाता है कि पूरे देश में जो मैसेज कांग्रेस को देना है अपने वोट बैंक वोट आधार को, वो क्या मैसेज देना है। अगर महाराष्ट्र के एक सरकार में रहने से और उसमें भी उस सरकार का फायदा सिर्फ इतना ही कांग्रेस के लिए है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां के सरकार से दूर रखना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो बार बार ये बात बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और पार्टी कमजोर भी हो रही है, क्योंकि वहां पर शरद पवार एक तरफ कांग्रेस को तो दूसरी तरफ शिवसेना को, दोनों को ऐसे उलझा के रखे हैं ताकि दोनों पार्टियों का आधार कमजोर हो जाए और शरद पवार अपनी राजनीति चमका सके। तो इस बीच कांग्रेस को यही फैसला करना है कि उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया है कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना है तो उनके घर पे आए, उसके अलावा अगर कोई दादागिरी करेगा तो उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे जैसा बाला साहब ठाकरे ने सिखाया था, यानी कि सड़क पर उतरेंगे, शिवसेना गुंडागर्दी करेगी। और जिस तरह से नवनीत राणा के घर पर शिव सैनिकों ने हंगामा खड़ा किया, पथराव किया, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, उसी तरह से अगर कोई भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलेगा तो शिव सैनिक ऐसा ही करेंगे, यानी दादागिरी का जवाब दादागिरी से दिया जाएगा। और वो दादागिरी की परिभाषा उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि कौन सी दादागिरी होगी और कैसे उसकी प्रतिक्रिया वो करेंगे। लेकिन इन सारे मामलों में एक बात तो तय है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं और वो अपने पुराने विचारधारा के आधार पर ही अब पार्टी को चलाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि जितना हंगामा हनुमान चालीसा भजन कीर्तन आरती को लेकर महाराष्ट्र में हुई है उससे सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को है। और इसलिए कांग्रेस और एनसीपी चुपचाप बैठकर देख रही है, क्योंकि इस हंगामे से इन दोनों पार्टियों को फायदा है। इनका फायदा इसलिए है क्योंकि ये दोनों पार्टियां भाजपा विरोधी वोट के आधार पर आगे बढ़ती हैं और कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जितना हिंदू मुस्लिम का विवाद वहां उठेगा उतना जो भाजपा विरोधी वोट है, यानी कि पहले तो मुस्लिम वोट और उसके बाद कुछ लिबरल वोट जो भाजपा के खिलाफ किसी पार्टी को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उसको वोट करते हैं, तो वो वोट कांग्रेस या एनसीपी के पास बटेगा और इसलिए दोनों पार्टियां चुपचाप तमाशबीन बनी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये समझ में आने लगा है कि ये पूरा जो हनुमान चालीसा या लाउड स्पीकर या अजान का विवाद है वो शिवसेना को टारगेट करने वाली है और शिवसेना के रिप्लेसमेंट के तौर पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को स्थापित करने के लिए है। इसलिए वो एक अचानक से अपने पुराने एजेंडे पर वापस आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि आगे एक रैली करेंगे जिसमें हम पूरा अपना विचार सामने में रखेंगे कि आखिरकार
असली कट्टर हिंदुत्ववादी कौन सी पार्टी है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, भारतीय जनता पार्टी है, या शिवसेना है? अब इस कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ एनसीपी और कांग्रेस कैसे सरकार चला पाएगी, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। और इसलिए दोनों पार्टियों के बीच मंथन चल रहा है कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार से समर्थन वापस लें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।